नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। जगदीप धनखड़ कहां हैं? कहां गायब हो गए हैं? आसमान उनको खा गया या जमीन में कहीं जाकर छुप गए? ना फोन लग रहा है, ना कहीं टीवी पर दिखाई दे रहे हैं, ना कुछ। कपिल सिब्बल साहब ने तो बाकायदा एक वीडियो बना दिया और पूछा कि हमने लापता लेडीज के बारे में सुना था, लापता लेडीज फिल्म आई थी, लेकिन लापता धनखड़ साहब कैसे हो गए? कैसे धनखड़ साहब का कोई पता ही नहीं मिल रहा, फोन नहीं उठाया जा रहा, फोन स्विच ऑफ है, कहां है, कैसे हैं, कुछ नहीं पता। और वाकई डर लग रहा है कि धनखड़ साहब ठीक ठाक है ना। बहुत लोगों को यह उम्मीद थी कि धनखड़ साहब एक बार सत्ता से हट गए तो सत्यपाल मलिक जी की तरह ही आगे आएंगे और कुछ बताएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ विद्रोही तेवर अपनाएंगे। सत्यपाल मलिक साहब तो अब रहे नहीं, लेकिन सत्यपाल मलिक साहब ने जब नाता तोड़ा उसके बाद एक से एक खुलासे किए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी सबके धागे खोल के रख दिए। चुनाव में उतर गए प्रचार करने के लिए, क्या क्या नहीं किया। लगातार इंटरव्यूज, लगातार उनके सब कुछ चल रहे थे। सत्यपाल मलिक साहब ने जम्मू और कश्मीर में जो भयानक भ्रष्टाचार हुआ था सब खोल के रख दिया। लोगों को लगा था शायद धनखड़ साहब भी ऐसा कुछ करें, लेकिन धनखड़ साहब तो गायब हो गए। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, सुबह शाम दिन रात धनखड़ साहब टीवी पर दिखाई दिया करते थे। राज्यसभा के अंदर सत्ता पक्ष को दुलराते हुए, विपक्ष को हड़काते हुए अक्सर दिख जाते थे। उसके अलावा भी भाषण देते थे। सुप्रीम कोर्ट से भिड़ गए थे, राष्ट्रपति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भिड़ गए थे। अब कहीं पता ही नहीं है। 22 जुलाई को धनखड़ साहब जो हैं वो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद आप जानते हैं उनको ढंग से विदाई भी नहीं दी गई। विपक्ष ने विदाई जरूर दी, लेकिन उस विदाई समारोह में धनखड़ साहब ने कुछ बोला कि नहीं बोला हम लोगों को नहीं पता है। हम नहीं जानते कि धनखड़ साहब ने एक शब्द बोला कि नहीं बोला, क्योंकि कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई बयान बाहर नहीं आया। कारण क्या है? धनखड़ साहब इतने खामोश क्यों हैं? बीमारी का बहाना बना के इस्तीफा दिया था, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय लगता नहीं। खट से इस्तीफा स्वीकार हो गया था, और इस्तीफा स्वीकार होने से बड़ी बात यह कि जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। वैसे भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कमाल है। सत्यपाल मलिक साहब कई राज्यों के राज्यपाल रहे, बड़े नेता रहे, किसान नेता रहे। लोगों ने सामने आके कहा कि इस इलाके से बीजेपी को एक वोट नहीं मिलते थे। जब सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी में आए उसके बाद लोगों ने वोट देना शुरू किया, और उन सत्यपाल मलिक साहब को राजकीय जो सम्मान होता है, जो उनका हक था, वो भी नहीं मिला। बाद में पता यह चला कि गुर्बत से गुजर रहे थे। उनकी बहन ने बताया कि 4-5 हजार रुपए कई बार हमने भेजे। उनका आर्थिक संकट रहता था। कई लोगों ने कहा कि उनको कार्यक्रम में बुलाओ, तो कहते थे हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरवा दो तो हम आ जाएंगे। यानी गाड़ी में उतना पेट्रोल भराने भर का भी पैसा नहीं था। एक निजी घर में छोटे से रहते थे, उनको सरकारी बंगला तक नहीं मिला था। जबकि एक्स राज्यपालों की शान देखिए आप, सारी सुविधाएं मिलती हैं, सारी सिक्योरिटी मिलती है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल मिलता है, लेकिन मलिक साहब को किनारे कर दिया गया। वैसे ही धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे थे, और उनको भी किनारे कर दिया गया। इन दो जाट नेताओं को जिस तरह से किनारे लगाया गया है, समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मान किसी का नहीं है। लेकिन दोनों में एक फर्क था। सत्यपाल मलिक, मैं इस मामले में हमेशा शिकायत करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने किया उससे मैं सहमत नहीं था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो किया वो शान से किया। बहुत दलाली करते हुए, बहुत झुके हुए, बहुत चमचागिरी करते हुए सत्यपाल मलिक कभी आपको दिखाई नहीं दिए। बाहर भी आए तो शान से आए, जबरदस्त लड़ाई लड़ी जब तक जिंदा रहे। मरने से पहले भी एक मैसेज दे गए जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके उलट धनखड़ साहब, जिनकी लंबी यात्रा है, कांग्रेस में रहे, समाजवाद के साथ जुड़े रहे, लोकदल में रहे, और उसके बाद जो है भाजपा में भी रहे, बड़े वकील भी हुआ करते थे, राज्यपाल रहे। पश्चिम बंगाल में तो वो हालत हो गई कि ममता बनर्जी ने उनको ब्लॉक कर दिया। 70 साल में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किसी राज्यपाल को ब्लॉक किया, फिर उनको वहां से हटाया गया और हटाकर उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। जिस पद पर बैठे थे उस पद की गरिमा का कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसे हाथ जोड़ के झुकते थे कि देख के शर्म आती थी कि आप सीनियरिटी के मामले में देश के दूसरे सर्वोच्च नेता हैं,
सबसे ऊपर राष्ट्रपति और उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद नंबर आता है प्रधानमंत्री का। लेकिन जब देखिए प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़कर झुके जाते हैं। राज्यसभा जिस तरह से चलाई, विपक्ष के सांसदों को जिस तरह से बर्खास्त किया, वो तो हम लोगों ने देखा ही। राज्यसभा के अंदर मोदी जी की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, बाहर कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसा लगता था कि उपराष्ट्रपति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं। जबकि हमारे संविधान के हिसाब से एक बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष बन जाने के बाद आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं रहते, आपको निष्पक्ष तरीके से काम करना होता है। लेकिन अपना गौरव, अपना सम्मान सब कुछ प्लेट में सजाकर उन्होंने मोदी जी और शाह साहब के चरणों में रख दिया था। और जब आप इस लेवल पे उतर जाते हैं तो अपनी इज्जत खो देते हैं। इसीलिए जरा सी करवट लेने की कोशिश की, जरा सी अपनी चलाने की कोशिश की और दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। और ऐसा फेंका गया कि अब उनका कहीं पता ही नहीं है। जरा सी रीढ़ में हड्डी होती, जरा सा सच के साथ खड़े होने का साहस होता तो इस तरह से गायब नहीं होते। सामने आते, कम से कम जनता को बताते कि किस वजह से उनको निकाला गया। सामने आते, वो सच बताते जो उनको उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए पता है और जो जानना जरूरी है। जिस तरह से वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी अभियान चला रहे हैं, सामने आते और कहते कि यह फर्जी सरकार है, कहते मुझसे गलती हुई इस सरकार का इतना समर्थन करके, लेकिन अब मैं सच के साथ खड़ा हूं और जनता उनको माफ कर देती, लोग उनको माफ कर देते, लोग उनके साथ खड़े होते। पैसा भले ना मिलता, बाकी सारी चीजें भले ना मिलती, लेकिन सम्मान मिलता जो सत्यपाल मलिक को मिला। आते, कम से कम सच बताते, कुछ तो कहते। कपिल सिब्बल ने कहा कि लापता लेडीज के बारे में सुना था, लेकिन लापता धनखड़ साहब के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कपिल सिब्बल ने बाकायदा वीडियो बनाया और कहा कि ना फोन उठा रहे हैं, ना उनका कुछ पता चल रहा है। अब हमारे आपके पास तो उपराष्ट्रपति का फोन नंबर नहीं हो सकता, लेकिन कपिल सिब्बल साहब के पास तो जरूर होगा। वो भी सीनियर लायर हैं, धनखड़ साहब भी लायर रहे हैं, पुराना परिचय रहा होगा। तो अगर कपिल सिब्बल साहब से भी बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है किसी एकांतवास में चले गए हैं। और यह बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों इस विषय पर वीडियो बना रहा हूं? दो वजहें हैं। पहली वजह तो यह कि मैं सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। इस वीडियो के अंत में जो कुछ उन्होंने कहा, मरने से पहले जो उनका आखिरी वीडियो आया, वो आपको दिखाऊंगा। और दूसरी बात यह कि मैं बताना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के भक्त आप बन गए हैं, तो भले किसी पद पर हो या ना हो, चमचागिरी लगातार करते रहिए, बिल्कुल 110%। अगर चमचागिरी का लेवल 109% भी हुआ तो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। अगर आपने शिकायत जरा सी कर दी तो आपको ऐसा किनारे किया जाएगा कि आपका पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं कि एक प्रवक्ता हैं, राजस्थान के प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सवाल उठा दिया सत्यपाल मलिक साहब के बारे में। उन्होंने कह दिया कि सत्यपाल मलिक के साथ पार्टी ने जो सुलूक किया वो अच्छा नहीं था। सवाल नहीं सुना गया, उनको प्रवक्ता पद से और पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। जरा सी इज्जत नहीं रही। और जो लोग कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से जाकर वहां चमचागिरी करके समझते हैं उनकी बड़ी इज्जत हो गई है, उनके बारे में आप समझ लीजिए कि अगर किसी दिन जरा सा मुंह खोल दिया, किसी दिन उनको याद आ गया कि हमारी रीढ़ में भी रबर नहीं एक हड्डी है, तो उनको ऐसे ही दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं धनखड़ साहब स्वस्थ होंगे, उनको शुभकामनाएं भेजते हैं कि वो स्वस्थ हों और लंबा जीवन जिएं। लेकिन जो करके गए हैं वो धब्बा लगा के गए हैं उपराष्ट्रपति जैसे पद पे। सत्यपाल मलिक साहब अपने आखिरी दौर में कम से कम लगातार सच बोलते रहे, लगातार वो सच सामने लाते रहे जिस सच को छुपाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए जाते जाते उन्होंने जनता का सम्मान तो बटोर ही लिया। मरने से पहले बीमार हालत में उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिससे समझ में आता है उनको कितना परेशान किया जा रहा था। अब तो न वो है न उनको परेशान किया जा सकता है। लेकिन ये वीडियो देखिए और समझिए कि जिन लोगों को आपने सत्ता पर बिठाया हुआ है उनकी सोच कितनी छोटी है। मोदी जी मुझे झूठे आरोप पे ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4
कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी, मोदी जी से, कि फलां जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।